तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें गैब्रियल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही छात्र किस्म का बैंक रॉबर है। चोरी करने के बाद वह कभी पकड़ा नहीं गया क्योंकि उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता और वह हमेशा अपने भेष बदलता रहता है। आज भी गैब्रियल ने एक बैंक पर कब्जा किया हुआ है और वह इस बैंक से 9 खरब रुपए चुराने वाला है। वह उसी बैंक के सामने एक कैफे में बैठा हुआ मजे से अपने सिगार के कश ले रहा है और अपनी शर्तें रख रहा है। उसके सामने पुलिस चीफ और एक FBI एजेंट बैठे हुए हैं और चारों तरफ स्वॉट एजेंट्स हथियार ताने खड़े हैं। लेकिन गैब्रियल के चेहरे पर न डर है न घबराहट। उसका रुतबा इतना भारी है कि रास्ता रोकने वाले गार्ड और स्वॉट एजेंट्स खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। वह सनग्लास पहनता है, ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं, इमारतों पर स्नाइपर्स लेटे हैं और सड़क के दोनों ओर सैकड़ों हथियारबंद जवान खड़े हैं। लेकिन उसकी चाल में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वह खुलेआम उस बैंक में दाखिल होता है जो पूरी तरह घिरा हुआ है। तभी खुलासा होता है कि उसके गुर्गे पहले ही दर्जनों बंधकों को किडनैप कर चुके हैं और हर एक के शरीर पर 20 पाउंड प्लास्टिक बम और 15 पाउंड स्टील बॉल्स बांधी गई हैं। जैसे ही कोई बंधक बाहर कदम रखेगा, पूरा इलाका उड़ जाएगा। अपनी धमकी साबित करने के लिए गैब्रियल एक बंधक को बाहर लेकर जाने का आदेश देता है। पुलिस चीफ तुरंत स्नाइपर को फायर की तैयारी के लिए कहता है। नेगोशिएटर एजेंट JD रॉबर्ट्स हालात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन चीफ मान लेता है कि वह झूठ बोल रहा है। गैब्रियल से बातचीत के बीच ही गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है। छत से स्नाइपर गोली चलाता है और बंधक को पकड़े हुए लुटेरे को ढेर कर देता है। महिला बंधक घबराकर वापस बैंक की ओर भागना चाहती है, लेकिन स्वॉट एजेंट्स उसे जबरदस्ती खींचते हैं। वह चीखती है, बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन किसी को असली सच्चाई समझ नहीं आती और अगले ही पल उसके शरीर पर बंधा बम फट जाता है। विस्फोट की शॉकवेव के साथ हजारों स्टील बॉल सड़क को नरक में बदल देती हैं। दर्जनों स्वॉट एजेंट्स हवा में उछल जाते हैं और सेकंड्स में छलनी हो जाते हैं। कुछ ही पलों में भीड़ भाड़ वाली सड़क तबाही के मंजर में बदल जाती है। इसी खून से सने मलबे में एक स्टील बॉल स्टैनली जॉब्सन के सामने आकर रुकती है और यही आदमी आगे चलकर इस कहानी का सबसे अहम चेहरा बनता है। अब कहानी 4 दिन पीछे जाती है, जहां फिनलैंड का टॉप हैकर एक्सेल टॉरवॉल्ड्स लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर उतरता है। वह अमेरिकी सरकार के लिए वांटेड है और फेक पासपोर्ट के बावजूद कस्टम्स उसकी पहचान पकड़ लेते हैं। बाहर निकलने से पहले ही FBI उसे दबोच लेती है। गिरफ्तारी के बाद भी एक्सेल शांत रहता है। वह तुरंत नामी वकील बुलाता है और विदेशी भाषा बोलकर पूछताछ से बचने की कोशिश करता है, जिससे साफ हो जाता है कि उसका मकसद कुछ और है। एजेंट रॉबर्ट्स पूछताछ जारी रखता है और जबरदस्ती वकील को बाहर निकाल देता है। फिर बंदूक दिखाकर अपना रुतबा बताता है कि कैसे वह कभी देश की सबसे बड़ी एंटी साइबर क्राइम टास्क फोर्स का लीडर था और एक संदिग्ध की हथेली में गोली मार चुका है। लेकिन यह धमकी भी एक्सेल को नहीं डरा पाती, क्योंकि वह जानता है कि इस खेल के पीछे बैठा उसका बॉस कैसे काम करता है। एक शब्द भी ज्यादा बोलना उसकी मौत तय कर सकता है, मगर वह दुश्मन को कम आंक लेता है। उसी वक्त बॉस का भेजा हुआ हत्यारा ऑब्जर्वेशन रूम में मौजूद होता है। वह पुलिस चीफ बनकर एजेंट रॉबर्ट्स को फोन करता है और चाल से उसे बाहर बुला लेता है। गार्ड के जाते ही एक्सेल रिलैक्स होकर वन वे मिरर पर उंगलियां चलाने लगता है। तभी अचानक मौत सामने आ खड़ी होती है। हत्यारा पलक झपकते ही गोली चलाता है और एक्सेल के सिर में गोली मार देता है। वकील भी वहीं ढेर हो जाता है और उसी पल एजेंट रॉबर्ट्स को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। वह फोन पटकता है और तेजी से वापस मुड़ता है, लेकिन पूछताछ कक्ष में सिर्फ 2 लाशें पड़ी रह जाती हैं। उधर कहानी कट होकर दूसरी तरफ जाती है, जहां जेल से रिहा हुआ टॉप हैकर स्टैनली जॉब्सन अपनी छत पर बेफिक्री से गोल्फ खेल रहा होता है और तभी उसकी जिंदगी में एक अनचाही मेहमान एंट्री लेती है। जिंजर नोल्स नाम की यह महिला न सिर्फ बेहद आकर्षक है, बल्कि स्टैनली के अतीत की हर कमजोर नस को बखूबी जानती है। वह बड़े सलीके से स्टैनली को अपने बॉस से मिलने का न्योता देती है और सिर्फ एक मीटिंग के बदले मोटी रकम का वादा करती है। लेकिन FBI की सख्त चेतावनी याद कर स्टैनली मना कर देता है, क्योंकि कंप्यूटर छूते ही उसकी दोबारा जेल तय है। मगर जैसे ही जिंजर उसकी बेटी का नाम लेती है, स्टैनली का चेहरा बदल जाता है और वह उसे गुस्से में बाहर निकाल देता है, क्योंकि बेटी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सालों पहले जेल जाने की वजह से उसकी पत्नी ने बेटी को लेकर एक एडल्ट फिल्म डायरेक्टर से शादी कर ली थी और तभी से स्टैनली कस्टडी हार चुका है। पिछले 20 महीनों में वह 6 बार कोर्ट गया, लेकिन हर बार पैसों की कमी ने उसे रोक दिया और यही सारी जानकारी जिंजर के हाथ में थी। वह स्टैनली को एक फोल्डर देती है जिस
जिसमें पूरे $10 लाख होते हैं और यहीं से उसका इरादा डगमगाने लगता है। जिस बॉस से मिलने की बात हो रही होती है वह है गैब्रियल शियर। बाहर से दिखने वाला एक अमीर अय्याश लेकिन असल में एक खतरनाक टॉप असैसिन प्राइवेट रूम में खूबसूरत लड़कियों के बीच बैठा गैब्रियल स्टैनली का स्वागत करता है और बिना ज्यादा घुमाए सीधे काम पर आ जाता है। एक कंप्यूटर लाया जाता है जिसकी स्क्रीन पर एक 128 बिट एनक्रिप्टेड डिफेंस डेटाबेस खुला होता है, जिसे तोड़ने में किसी भी टॉप हैकर को कम से कम 1 घंटा लगे, लेकिन गैब्रियल स्टैनली को 1 मिनट देता है। मना करने से पहले ही पीछे खड़ा बॉडीगार्ड उसे जकड़ लेता है। एक तरफ जूते के फीते बांधती लड़की, दूसरी तरफ कनपट्टी पर तनी पिस्तौल और सामने उलटी गिनती। मानसिक और शारीरिक दबाव में स्टैनली की उंगलियां कीबोर्ड पर मशीन की तरह दौड़ने लगती हैं। कई कोशिशों के बाद भी सिस्टम मना करता है। गैब्रियल ट्रिगर दबाने का इशारा करता है लेकिन पता चलता है बंदूक में गोलियां ही नहीं थी, यह सिर्फ उसका खेल था। और ठीक उसी पल स्टैनली एंटर दबाता है और एक 128 बिट एन्क्रिप्शन पासवर्ड टूट जाता है। गैब्रियल खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि उसे सही आदमी मिल चुका होता है। इसके बाद वह स्टैनली को अपनी लग्जरी विला में ले जाता है जहां 7 स्क्रीन वाला सुपर कंप्यूटर लगा है और असली ऑफर सामने आता है। 512 बिट एन्क्रिप्शन तोड़ने वाला सुपर वायरस लिखने के बदले $10 मिलियन। स्टैनली अभी भी झिझकता है लेकिन जिंजर खुद लाइव डेमो दिखाकर शक दूर कर देती है और पैसे व खूबसूरती के दोहरे जाल में वह धीरे धीरे फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ एजेंट रॉबर्ट्स भी हरकत में आ चुका होता है। एयरपोर्ट सर्विलांस फुटेज खंगालते हुए उसे साफ दिखता है कि एक ही दिन में दुनिया के 2 टॉप हैकर लॉस एंजल्स पहुंचे। एक मारा गया और दूसरा जेल से निकलते ही उठा लिया गया। और यहीं से साफ हो जाता है कि यह सब कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक साजिश की शुरुआत है। एजेंट रॉबर्ट्स को पूरा यकीन होता है कि स्टैनली अपनी बेटी से मिलने जरूर अपनी पूर्व पत्नी के घर जाएगा, इसलिए वह तुरंत अपने लोगों को वहां निगरानी पर लगा देता है। और जैसा अंदेशा था, ठीक अगले दिन स्टैनली जिंजर की स्पोर्ट्स कार में चुपचाप बेटी के स्कूल आता है और बेटी को घर छोड़ने के लिए ले जाता है क्योंकि उसकी माँ उसे लेकर जाना भूल गई थी। लेकिन जैसे ही वह बेटी को उसके घर छोड़कर लौटने लगता है तभी घात लगाए बैठा FBI एजेंट उसकी पैसेंजर सीट पर आ बैठता है। स्टैनली पलट कर देखता है और तुरंत एजेंट रॉबर्ट्स को पहचान लेता है। वही आदमी जिसने उसे जेल भिजवाया था अब ठीक उसके पीछे वाली गाड़ी में बैठा होता है। हालात को समझते हुए स्टैनली हार मानने का नाटक करता है और अचानक मौका पाकर साथ बैठे एजेंट को बेहोश कर देता है। इसके बाद वह कार को पूरी रफ्तार से भगाता है और जानबूझकर एजेंट रॉबर्ट्स की पुलिस कार को जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर के तुरंत बाद वह कार से कूदकर भागने लगता है लेकिन कुछ ही कदम में खुद को एक चट्टान के किनारे खड़ा पाता है। सोचने का वक्त न मिलते ही वह बैरियर पार कर 60 डिग्री से ज्यादा खड़ी ढलान पर छलांग लगा देता है और पीछे से बिना डरे एजेंट रॉबर्ट्स भी कूद पड़ते हैं। सीधी खड़ी ढलान दोनों को गेंद की तरह तेजी से नीचे लुढ़काती है। स्टैनली पहले संभल जाता है लेकिन 2 सेकंड बाद ही सामने खड़ी पुलिस कार से जा टकराता है जिसे सड़क ब्लॉक करने के लिए पहले से लगाया गया था। अब उसे समझ आ जाता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है और वह हाथ बांधकर खुद को पकड़वाने के लिए तैयार हो जाता है। गुस्से में भरा एजेंट रॉबर्ट्स उसे कार के पास घसीटते हुए ले जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि वह क्यों भागा, जबकि वह तो सिर्फ सवाल पूछने आया था। उसे गिरफ्तार करने का कोई इरादा ही नहीं था, लेकिन पिछली गिरफ्तारी का जख्म अभी भी स्टैनली के भीतर जिंदा होता है, इसलिए वह कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। मजबूर होकर एजेंट रॉबर्ट्स उसे सिर्फ एक्सेल की हत्या के बारे में बताता है और एक कार्ड देकर कहता है कि अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत कॉल करे। इधर जब स्टैनली गैब्रियल की विला में लौटता है तो उसे जिंजर के कपड़ों में छिपा बगिंग डिवाइस मिल जाता है और वह फौरन दरवाजा बंद कर लेता है। हालात भांपकर जिंजर पिस्तौल निकाल लेती है। तभी बाहर से अचानक गैब्रियल की आवाज आती है और मजबूरी में जिंजर खुद को DEA की अंडरकवर एजेंट बताती है। इसी बीच गैब्रियल अंदर आ जाता है और स्टैनली को अलग से बाहर बुला लेता है। दोनों शहर के बीचों बीच एक कैफे में पहुंचते हैं जहां गैब्रियल असली खेल खोलता है और बताता है कि 80 के दशक की शुरुआत में DEA ने ड्रग कार्टेल्स के मनी लॉन्ड्रिंग सबूत इकट्ठा करने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया था जिसका कोड नेम SWF स्वॉर्डफिश था। इस दौरान कई कंपनियां बनाई गईं और 1986 तक उनके खातों में $400 मिलियन जमा हो चुके थे जो कभी जब्त नहीं किए गए और आज ब्याज समेत बढ़कर $9.5 बिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। योजना सीधी है, सुपर कंप्यूटर वायरस से बैंक का फायरवॉल तोड़ो और पूरी रकम साफ कर दो। लेकिन स्टैनली बता देता है कि यह इतना आसान नहीं है क्योंकि सर्वर तक पहुंच सिर्फ उन्हीं बैंकों से हो सकती है जो मुख्य नेटवर्क लाइन के मालिक हैं और उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन है। इस पर गैब्रियल शांति से उसे खिड़की से बाहर देखने को कहता है जहां ठीक सामने वर्ल्ड बैंक नजर
आता है। इसी जगह जहां मुख्य नेटवर्क लाइन मौजूद है, उधर FBI भी स्टैनली पर 2 दिन की लगातार निगरानी के बाद अहम सुराग पकड़ लेती है, क्योंकि उससे मिलने वाले लोग दिखने में अमीर और रसूखदार होते हैं। लेकिन जांच में सामने आता है कि वे सभी किसी न किसी वक्त के सैन्य कर्मी रह चुके हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एजेंट रॉबर्ट्स की नजर गैब्रियल की विला पर टिक जाती है, जहां 2 ऐसी सुपर ब्रॉडबैंड केबल लाइंस लगी होती हैं जो आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बैंकों के इस्तेमाल में आती हैं, और अंदर से निकलती जबरदस्त गर्मी साफ इशारा करती है कि वहां हाई परफॉर्मेंस होस्ट कंप्यूटर लगातार चल रहे हैं। गैब्रियल का आत्मविश्वास भरा रवैया और इशारों में छिपी चालाकी भी रॉबर्ट्स को यकीन दिला देती है कि यही शख्स पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। वह तुरंत अपने अधिकारियों को गैब्रियल की गहराई से जांच करने का आदेश देता है, लेकिन FBI की यह भनक सीधे सीनेटर जिम रीसमैन तक पहुंच जाती है। रीसमैन फौरन गैब्रियल को कॉल करता है और यही खुलासा होता है कि गैब्रियल असल में उसी का आदमी है और इस पूरे ऑपरेशन के पीछे असली दिमाग रीसमैन का ही है। अपनी पहचान बचाने के लिए वह गैब्रियल को मिशन रद्द कर विदेश भाग जाने का हुक्म देता है, लेकिन इस वक्त गैब्रियल किसी बेकाबू घोड़े की तरह हो चुका होता है और साफ इनकार कर देता है कि प्लान जैसा है वैसा ही चलेगा। गैब्रियल की इस बगावत से रीसमैन को खतरे की घंटी सुनाई देती है और वह अपने लोगों को पहले हमला करके गैब्रियल को खत्म करने का आदेश देता है। दूसरी ओर स्टैनली भी कॉलेज के जमाने में लिखे पुराने वायरस को अपग्रेड करके सुपर कंप्यूटर वायरस पर बड़ी प्रगति कर चुका होता है और नए फायरवॉल डिकोडिंग सिस्टम को सफलतापूर्वक तोड़ लेता है। सेलिब्रेशन के लिए वह शराब ढूंढता है, लेकिन बोतल खाली निकलती है और वाइन स्टोर में जाते ही उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वहां उसे एक लाश मिलती है जो देखने में बिल्कुल गैब्रियल जैसी लगती है। घबराकर वह बाहर भागता है, लेकिन सामने असली गैब्रियल को जिंदा देखकर लगभग डर से मर जाता है। गैब्रियल उसकी हालत समझ जाता है और स्पोर्ट्स कार में घुमाने ले जाता है। उसे मिस डायरेक्शन का मतलब समझाता है कि इंसानी आंख जो देखती है वह हमेशा सच नहीं होता। तभी उसे रियर मिरर में पीछा करती कार दिखती है और वह 200 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार में लाल सिग्नल पार करता हुआ शहर को अफरा तफरी में झोंक देता है। पीछा न छूटने पर वह स्टैनली को स्टीयरिंग थमा देता है और खुद हैंड ब्रेक खींचकर दोनों हाथों में बंदूकें लेकर पीछा कर रही कार के ड्राइवरों को एक साथ ढेर कर देता है। ट्रैकिंग SUV अगले ही पल धमाके में उड़ जाती है। कार रुकते ही गैब्रियल कार की डिग्गी खोलकर भारी मशीन गन निकालता है और पहुंच चुकी दूसरी हत्यारी गाड़ियों को भी गोलियों की बौछार में आग का ढेर बना देता है। एक घायल हमलावर को घसीटकर बाहर निकालने पर साफ हो जाता है कि वह रीसमैन का आदमी था। वक्त कम होने का एहसास होते ही गैब्रियल स्टैनली को आखिरी अल्टीमेटम देता है कि 12 घंटे में वायरस पूरा होना चाहिए। अगले दिन वह हेलीकॉप्टर से जाकर मछली पकड़ रहे सीनेटर रीसमैन को ढूंढता है और बिना एक शब्द कहे उसे एक ही गोली में खत्म कर देता है। उधर स्टैनली भी अपना वादा निभाता है और तैयार प्रोग्राम वाली फ्लॉपी डिस्क गैब्रियल को सौंप देता है, जिसके बदले $10 मिलियन तुरंत उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आखिर में गैब्रियल स्टैनली को पूरी सच्चाई बताता है कि वे सभी एक यहूदी बदला लेने वाले संगठन के सदस्य हैं जो अमेरिका की कमजोर विदेश नीति से नाराज होकर खुद दुश्मनों के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हैं और $9.5 बिलियन की यह रकम उनके पहले युद्ध का फंड बनने वाली है। यहीं पर स्टैनली पूरी तरह समझ जाता है कि गैब्रियल का असली प्लान बैंक पर बलपूर्वक कब्जा करके अंदर मौजूद मेन नेटवर्क लाइन से सीधे कनेक्ट करना है। बुराई का हिस्सा बनने से इनकार करते हुए वह मौका पाकर बिजली की केबल खींचता है और वहां से भाग निकलता है। हालांकि उसके पीछे गुर्गे दौड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन गैब्रियल उन्हें रोक देता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि स्टैनली खुद लौट कर आएगा और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। जब स्टैनली अपनी पूर्व पत्नी के घर पहुंचता है तो वहां खून से लथपथ उसकी पत्नी और उसका पति पड़े मिलते हैं और उसकी सबसे प्यारी बेटी बिना किसी निशान के गायब होती है। साफ पता चलता है कि यह गैब्रियल का काम होता है। टूट चुका स्टैनली समझ जाता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वह मजबूरी में एजेंट रॉबर्ट्स को कॉल करता है। उधर गैब्रियल पहले से स्काउट किए गए वर्ल्ड बैंक पर हमर गाड़ियों के काफिले के साथ धावा बोल देता है। चंद मिनटों में बैंक स्टाफ को काबू में कर लेता है और हर बंधक को खास बम वेस्ट पहना देता है। पुलिस के साथ टकराव शुरू होता है, लेकिन एक गलत कमांड सब कुछ तबाह कर देता है और एक बंधक का बम फटते ही दर्जनों स्वॉट एजेंट मारे जाते हैं। धमाके के बाद गैब्रियल पुलिस को 25 मिनट का अल्टीमेटम देता है कि प्लेन तैयार करो वरना और मौतें होंगी। भारी नुकसान झेल चुकी पुलिस फिलहाल उसकी हर मांग मानने को मजबूर हो जाती है। इसी बीच स्टैनली भी एजेंट रॉबर्ट्स के निर्देश पर बैंक पहुंचता है, जहां गैब्रियल उसकी बेटी को सामने लाकर आखिरी सौदा रखता है। स्टैनली मजबूरी में ट्रांसफर पूरा करता है और $9.5 बिलियन
डॉलर तय अकाउंट में चले जाते हैं। गैब्रियल वादा निभाते हुए बेटी और पिता दोनों को छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले होते हैं अकाउंट अचानक जीरो हो जाता है। स्टैनली जान की बाजी लगाकर अपनी बेटी को भगा देता है और खुद फिर से पकड़ लिया जाता है। गुस्से में गैब्रियल बंदूक तानता है, लेकिन स्टैनली शांत रहता है क्योंकि उसने 1024 बिट एन्क्रिप्शन सेट कर रखा होता है जो हर मिनट पैसा अलग अकाउंट में भेज देता है। मजबूर होकर गैब्रियल बंधकों को छोड़ने की शर्त मानने ही वाला होता है। तभी वह जिंजर को फांसी पर लटकाकर आखिरी चाल चलता है। जिंजर की सांसें टूटती देख स्टैनली ट्रांसफर कर देता है, लेकिन अगले ही पल गैब्रियल उसे गोली मार देता है। शोक मनाने का मौका मिले बिना स्टैनली को बाकी बंधकों के साथ बस में बैठा दिया जाता है। भारी सुरक्षा के बीच बस एयरपोर्ट की ओर निकलती है, जहां पुलिस ने पूरा जाल बिछा रखा होता है, लेकिन आखिरी पल में बस दिशा बदल लेती है और तभी आसमान से एक भारी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर उतरता है। रस्सियों से बस को उठाकर हवा में ले जाया जाता है। FBI बेबस देखती रह जाती है, लेकिन हवा का रुख बदलते ही बस इमारत से टकराती है और आखिरकार तय बिल्डिंग की छत पर उतार दी जाती है। बम डिटोनेटर बंद कर गैब्रियल स्टैनली को अलविदा कहता है और प्लेन की ओर बढ़ जाता है, लेकिन स्टैनली उसे भागने नहीं देता और बस में छोड़े अम्मों से मिसाइल लॉन्च कर देता है। जोरदार धमाके में गैब्रियल और उसके गुर्गे खत्म हो जाते हैं। अगले दिन DNA से गैब्रियल की मौत की पुष्टि होती है, लेकिन जिंजर की लाश गायब मिलती है। तब स्टैनली समझ जाता है कि असली गैब्रियल प्लेन पर था ही नहीं और वाइन सेलर में दिखी लाश ही उसका डबल थी। वह सच छिपा लेता है क्योंकि उसे भी 10 मिलियन मिल चुके होते हैं। एक हफ्ते बाद मोंटे कार्लो के एक प्राइवेट बैंक में जिंजर नोल्स $9.5 बिलियन 10 अकाउंट्स में बांटती दिखती है और यॉट पर उसका इंतजार कर रहा होता है। जिंदा गैब्रियल शियर। तब खुलासा होता है कि जिंजर का DEA एजेंट होना, मौत और पूरा खेल सिर्फ एक स्क्रिप्ट था और अगले 6 महीनों में वही पैसा दुनिया के दर्जनों आतंकियों को एक एक कर खत्म करने में इस्तेमाल किया जाता है। और यहीं इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी कौन सी देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। धन्यवाद।